गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ग्लिटर स्टार अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है। आई होप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है ग्लिटर स्टार अकेडमी, इसमें जो भी वीडियो हैं वो आप लोग जो है रूटीन में डेली देख रहे हैं। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इसमें विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। अब जो विश्व में भाषाएं कितनी हैं, अब देखिए जो विश्व में भाषा है वो 2796 के आसपास बताई गई हैं कि विश्व में इतनी भाषाएं हैं। ये किसके करीब है? 3000 के करीब है ये। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि जो विश्व में भाषाएं हैं वो 3000 के आसपास है। ओके, तो संसार की भाषाओं को दो वर्गों में बांटा गया है। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। तो जो संसार की भाषाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं आकृति मूलक वर्गीकरण। फ्रेंड्स, मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी उसमें मैं कुछ जगह मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगी। भाषा विज्ञान में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ट्रिक्स की ज़रूरत है। ओके, कुछ चीज़ें आप लोगों को खुद पढ़नी पड़ेगी और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को लर्न करवा दूंगी ट्रिक से। पर आप लोगों को करना क्या है, जैसे एक बार आप लोग वीडियो देखते हैं तो दूसरी बार जब भी आप नोट्स बनाएं या जब भी दूसरी बार वीडियो देखते हैं ना, ठीक है, मतलब आप लोगों ने क्या है, रिवीजन करना है इन चीज़ों का। यानी कि सिर्फ एक बार पढ़ें, जब भी वीडियो देखते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइए। ओके, तभी आप लोगों को लर्न हो पाएगा। तो आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। तो वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने किया। देखिए, विश्व की जो भाषाएं हैं उनका सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण किसने किया है? प्रोफेसर स्लेगल ने किया है। और यहाँ से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सबसे पहले प्रोफेसर स्लेगल ने किया। ये चीज़ मैंने पीछे भी पढ़ा दी आप लोगों को भी। तो विश्व की जो भाषाएं हैं उनका आकृति मूलक जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले किसने किया है? वो किया है प्रोफेसर स्लेगल ने किया है। ओके, आकृति मूलक वर्गीकरण में भाषा के दो भाग किए गए हैं। अब जो आकृति मूलक वर्गीकरण है उसमें भाषा के कितने भाग किए गए हैं? दो भाग किए गए हैं। कौन कौन से? अयोगात्मक भाषा व योगात्मक भाषा। ओके, अयोगात्मक भाषा व योगात्मक भाषा। अब देखिए, जो योगात्मक भाषा है उसके भी आगे दो पार्ट हैं। इसमें यही जरूरी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो योगात्मक भाषा है उसके दो भाग हैं। एक है इसमें संयोगात्मक भाषा और एक है वियोगात्मक भाषा। तो जी देखिए, जो इसमें जो है जो संयोगात्मक भाषा है, संयोगात्मक भाषा क्या होता है? इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। तो जो संयोगात्मक भाषा होती है उसमें प्रत्यय कैसा होता है? प्रकृति के साथ जुड़ा होता है। ओके, तो संस्कृत हमारी कैसी भाषा है? संयोगात्मक भाषा है। दूसरा है वियोगात्मक भाषा। इसमें प्रकृति जो है प्रत्यय से अलग होती है। वियोग मतलब अलग होती है। ओके, हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला कैसी भाषाएं हैं? वियोगात्मक भाषाएं हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संस्कृत कैसी भाषा है? संयोगात्मक है, वियोगात्मक है, कैसी है? तो संस्कृत है संयोगात्मक भाषा। और हिंदी कैसी भाषा है? हिंदी वियोगात्मक भाषा है। अंग्रेजी कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। और बांग्ला कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा है। ओके, पारिवारिक वर्गीकरण। देखिए नेक्स्ट है इसमें पारिवारिक वर्गीकरण। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहा जाता है। तो जो पारिवारिक वर्गीकरण है उसमें देखो वंश आते हैं, वंशानुक्रम आते हैं, कुल के बारे में होता है, इतिहास क्या है किसी के परिवार का, तो इसी से रिलेटेड है नहीं परिवार से। तो इसी से याद रखना, वंशात्मक, वंशानुक्रम, कुलात्मक और ऐतिहासिक वर्गीकरण भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट है पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व व अर्थ तत्व दोनों को ध्यान में रखा जाता है। तो जो पारिवारिक वर्गीकरण है इसमें रचना तत्व,
और अर्थ तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो पीएचडी में पूछा गया था कि भाषा के इतिहास को आधार किस वर्गीकरण में माना जाता है। तो भाषा के इतिहास को जो आधार माना जाता है वो पारिवारिक वर्गीकरण में माना जाता है। ओके, पारिवारिक वर्गीकरण के जो महत्वपूर्ण आधार है वो है पद रचना, वाक्य रचना, ध्वनि, अर्थ, शब्द व स्थानिक समीपता। विश्व की भाषाओं के परिवारों की संख्या के आधार पर विद्वानों में मतभेद हैं। अब देखिए, जो विश्व में भाषाएं हैं उसके बारे में विद्वानों में मतभेद हैं। ठीक है, इसमें जो है विल्हेल्म फोन हुम्बोल्ट और जो भोलानाथ तिवारी हैं, इन्होंने जो है भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। और यहाँ से भी पूछा जाता है कि भोलानाथ तिवारी ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, 13, और हुम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, 13 मानी है। नेक्स्ट है फ्रीडिश म्यूलर ने 100 मानी है। और जो फ्रीडिश म्यूलर है उन्होंने भाषा परिवारों की संख्या कितनी मानी है, 100 मानी है। निर्विवाद रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों की को जो है प्रमुखता दी गई है। और निर्विवादित रूप से कितने भाषा परिवार, 4 भौगोलिक क्षेत्र के जो परिवार हैं उनमें जो है 18 भाषा परिवारों को प्रमुखता दी गई है। ओके, सो नेक्स्ट है जो 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। पहला है यूरेशिया, पहला कौन सा है, यूरेशिया। दूसरा है अफ्रीका भूखंड, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड व चौथा है अमेरिका भूखंड। तो पहला कौन सा है, यूरेशिया भूखंड। तो 4 भौगोलिक क्षेत्र है, याद होने चाहिए सबको। यूरेशिया भूखंड है, अफ्रीका भूखंड है, प्रशांत महासागरीय भूखंड है, वह अमेरिका भूखंड है। 4 भौगोलिक क्षेत्र हो गए। ओके, याद हो गया ना सभी को, यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय भूखंड व अमेरिका भूखंड। तो चलिए पहले देखते हैं यूरेशिया में कौन कौन आते हैं। यूरेशिया हो गया यूरोप व एशिया में। जो यूरेशिया है उसमें आता है भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, काकेशी परिवार, बुरुस्सकी परिवार। देखो, एक तो फोरनों के नाम भी थोड़ा टिपिकल होते हैं। उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, अत्युत्तरी परिवार जिसको कि हाइपरस्पोरी परिवार भी कहते हैं, बास्क परिवार, सामी और हामी परिवार। ओके, सामी व हामी परिवार। इस स्लाइड से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। दूसरे नंबर पर है, अब देखिए ऊपर है आपके पास कितने, 10 हैं। तो 10 नाम याद करना आप लोगों को थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहेगा, परंतु पढ़ने आप लोगों ने ज़रूर है ये नाम 4-5 बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, 4-5 बार पढ़ लेते हैं तो कुछ चीज़ें तो दिमाग में बैठ जाती है। अब देखिए क्या करना है, जो अफ्रीका भूखंड के हैं ना, आपने सिर्फ अफ्रीका भूखंड के परिवार याद रखने हैं, और जो भी परिवार होंगे वो यूरेशिया में आएंगे। ठीक है, सुदानी परिवार अफ्रीका भूखंड का है, बंतु परिवार अफ्रीका भूखंड का है, होतेतोत बुस्मैनी परिवार अफ्रीका भूखंड का है। तो अफ्रीका भूखंड के कौन से है, सुदानी परिवार, बंतु परिवार व होतेतोत बुस्मैनी परिवारों के अफ्रीका भूखंड के। और जो भी है भारोपीय, द्राविड़, काकेशी, बुरुस्सकी, चीनी परिवार, बास्क परिवार, सामी हामी परिवार, ये कहाँ के हैं, यूरेशिया महाद्वीप के हैं। और देखिए प्रशांत महासागर के तो बिल्कुल ही अलग नाम है, जैसे मलय, पोलिनेशिया, पापुई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार। इसमें जो जरूरी है वो क और ख है। ओके, यूरेशिया परिवार और अफ्रीका परिवार का याद होना चाहिए। और अमेरिका भूखंड में कौन से परिवार हैं, अमेरिकी परिवार हैं। नेक्स्ट है इसमें भारोपीय परिवार। अब देखिए जो हमने पहला पढ़ा ना, भारोपीय परिवार किस में आता है, जो भारोपीय परिवार आता है वो आता है यूरेशिया महाद्वीप में। चलिए भारोपीय परिवार पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भारोपीय परिवार से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भारोपीय परिवार में कौन कौन से आते हैं। ओके, तो जो भारोपीय परिवार है, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनी, आर्य परिवार, भारत-हिती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भारोपीय परिवार है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, एक तो इंडो जर्मनिक परिवार, दूसरा है आर्य परिवार, तीसरा है भारत-हिती परिवार। ओके, तो किन नाम हो गए ना, 3, इंडो, आर्य व भारत हित। अब देखिए भारत का हित कौन चाहते थे, आर्य चाहते थे कि इंडोनेशिया वाले चाहते थे, इंडो जर्मन वाले चाहते थे।
तो इस तरह याद करना इसको थोड़ा सा कि भारत का हित कौन चाहता था। भारत के आर्य चाहते थे? नहीं, आर्य नहीं चाहते थे, बल्कि इंडो जर्मनी जो लोग थे वो भारत का हित चाहते थे। ओके, नेक्स्ट है भारतीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। ये जो भारोपीय परिवार है ना, भारोपीय परिवार में कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। ओके, भारोपीय परिवार में 10 शाखाएं हैं और जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, सप्तम वर्ग एवं केंतुम वर्ग। अब देखिए जो भारतीय परिवार है उसकी कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं। भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं हैं? 10 शाखाएं हैं और जिन्हें जो है ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, सप्तम वर्ग एवं केंतुम वर्ग में। सप्तम वर्ग एवं केंतुम वर्ग में। अब देखिए जो सप्तम वर्ग है, सप्तम वर्ग में कौन कौन से आएगा? सप्तम वर्ग में आता है भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी व अल्बानी। कौन कौन सी आती है? भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी और अल्बानी। और केंतु में कौन आता है? जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट व इटालिका, ये आती हैं। तो 10 होगी ना सारी भारोपीय परिवार की। तो जो भारोपीय परिवार है उसमें कितनी शाखाएं हैं? भारोपीय परिवार में 10 शाखाएं हैं। ओके, अब देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अब ऐसे पढ़ेंगे ना इन परिवारों को तो याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इनको आपको थोड़ा सा ट्रिक के आधार पर याद करवाऊंगी। उस ट्रिक को 2-3 बार पढ़ लेना, बार बार रिवीजन कर देना और ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। 1-2 बार रिवीजन करना तब भी याद हो जाएगी। अब देखिए सप्तम वर्ग को कैसे याद करेंगे। भारत ईरानी है, पहले पढ़ लो एक बार। भारत ईरानी, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी व अल्बानी। तो इसको कैसे याद करना है? भारत ईरानी से क्या बन गया? भारत, बाल्टो से बाल्टी, बाल्टी बन आ रही है ना साउंड। भारत बाल्टी भरकर अर्मीनिया, अर्मीनिया से अल्बानी लेकर आया। तो भारत जो है बाल्टी भरकर अर्मीनिया से अल्बानी लेकर आया, अल्बानी फ्रूट लेके आया। ओके, अल्बानी फल लेके आया, इस तरह से जोड़ देना इसको। तो भारत बाल्टी भरकर अर्मीनिया से अल्बानी लेकर आया। भारत बाल्टी भरकर के अर्मीनिया से अल्बानी लेकर आया। ओके, तो भारत से हो जाएगा भारत ईरानी, बाल्टी से हो जाएगा बाल्टोस्लाविक, आर्मीनिया से हो जाएगा आर्मीनी और अल्बानी से अल्बानी। और जो अल्बानी है उसको इलिरियन भी कहा जाता है, अरबानी को जो है इलिरियन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ केतु वर्ग में। केतु वर्ग में है जर्मनिक, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, हिटाइट व इटालिका। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। जर्मनिक से जर्मनी। ओके, जर्मनी से केटलिक, केट कौन आई? केट आई, कैटरीना कैफ आई। कैटरीना कैफ को कैट बोलते हैं ना। तो जर्मनी से कौन आई? कैट आई। जर्मनी से कौन आई है? कैट आई है। और ग्रीक से कौन आई है? तोखरी आई है। ओके, तोखरी हीरोइन, मतलब है कोई हीरोइन, ऐसा इमेजिन करना। जर्मनी से कैट आई है और ग्रीक से तोखरी आई है। और हिटाइट मतलब हिट, परंतु हिट कौन हो गई? हिट तो वो होगी जो इटालिक से आई है। ओके, हिट कौन हो गई? जो इटालिक से आई है हीरोइन। जर्मनी से कौन हीरोइन आई? केट आ गई। और ग्रीक से कौन आई? तोखरी हीरोइन आ गई। ओके, ग्रीक से तोखरी हीरोइन आ गई, परंतु जो फेमस हुई, हिट हुई, हिट से हिटाइट, हिट कौन हुई? इटालिक हो गई। ओके, हिट हुई जो इटालिक हो गई या जो इटालिका से आई हुई है। इस तरह से इसको लर्न करना। तो जो भारोपीय परिवार है उसमें 10 शाखाएं हैं, 2 वर्ग हैं, सप्तम वर्ग है व केतुम वर्ग है। ओके, तो जो सप्तम वर्ग है उसका मैंने लर्न करवा दिया, केतुम वर्ग का भी लर्न करवा दिया। तो इस तरह से इसको आप लोगों ने लर्न करना है। नेक्स्ट आ जाइए, डॉक्टर गिरेसन ने भारत ईरानी या आर्य को 3 उपवर्गों में बांटा है। पहला है ईरानी, दूसरा है दर्द और तीसरा है भारतीय आर्य भाषा। तो कौन कौन से हैं? ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। देखिए ईरानी साहित्य का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ अवेस्ता है। अवेस्ता जो है किस भाषा का, कहाँ का प्राचीन धर्म ग्रंथ है? ईरानी साहित्य का। ओके, ईरानी साहित्य का है जो कि 7वीं सदी पूर्व का है। अवेस्ता का अर्थ होता है शास्त्र। अवेस्ता का क्या अर्थ होता है? शास्त्र। नेक्स्ट है जी, अवेस्ता को बैक्टीरिया की राजभाषा होने के कारण प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। अब देखिए जो अवेस्ता है वो बैक्टीरिया की राजभाषा है, इसलिए इसे जो है प्राचीन बैक्टीरियम भी कहा जाता है। कुछ लोग जो है भूलवश अवेस्ता को जिंद भी कहते हैं। तो अवेस्ता को क्या कहते हैं? कुछ लोग जिंद कहते हैं। महाकवि फिरदौसी का शाहनामा ईरानी का
ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। अब देखिए, जो महाकवि फिरदौसी थे, फिरदौसी ने शाहनामा लिखी, तो वो क्या है, ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य है। बहुत ही फेमस बुक है शाहनामा। ओके, नेक्स्ट है ईरानी भाषाओं का वंश। ये चीज़ है। तो चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। दर्द का अर्थ है पर्वत। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, दर्द का क्या अर्थ है। दर्द जो शब्द है, दर्द शब्द का अर्थ होता है पर्वत। इसका प्राचीन नाम पैसाची प्राकृत भी है। जो दर्द है उसका अर्थ होता है पर्वत, और इसका प्राचीन नाम क्या है, पैसाची प्राकृत है। दर्द भाषाओं का क्षेत्र पामीर व पश्चिमोत्तर पंजाब है। दर्द उपवर्ग की प्रमुख भाषाएं हैं कश्मीरी, शीना, चिरताली, काफिरी, कोहिस्तानी। तो जो दर्द है उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, कश्मीरी, शीना, चित्राली, काफिरी और कोहिस्तानी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए तो फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।